के साइंस चैप्टर टिश्यूज को। स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लांट टिश्यूज हम कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस सेशन में हमें कंप्लीट करना है एनिमल टिश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एनिमल्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनको एनिमल टिश्यूज कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट में मूवमेंट होती है जो कि हमें महसूस होती है। हमारी बॉडी पार्ट्स मूव कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल सेल्स हैं जिनको कहा जाता है मसल सेल्स। यही मसल सेल्स मिलकर बनाती हैं मस्कुलर टिश्यू को, और इसी मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से हम मूवमेंट कर पाते हैं। अब अपने हाथों को हिलाते हैं, अपने पैरों की हेल्प से चल पाते हैं, गर्दन की मूवमेंट कर पाते हैं, सांस लेते हुए आपके चेस्ट की मूवमेंट होती है। सारी मूवमेंट जो हम करते हैं ये मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से ही होती हैं। दरअसल होता क्या है, जो मसल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और ऐसा करके वो हमारी मूवमेंट होने में हेल्प करवाती हैं। आगे देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है, ये ऑक्सीजन पहले लंग्स तक जाती है, उसके बाद ब्लड इस ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है जहां पे जितनी जरूरत होती है। तो एक और टिश्यू, एनिमल टिश्यू कौन सा है, ब्लड। ब्लड इज अनदर टिश्यू विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ गिविंग गैस लाइक ऑक्सीजन। अब सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है एनर्जी रिट्रीव करने के लिए, ताकि सेल अपनी एक्टिविटीज कर सके। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस को कैरी करता है हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। जैसे कि ये ऑक्सीजन और फूड कैरी करता है हमारे सारी बॉडी सेल्स तक। ये वेस्ट को कलेक्ट करता है बॉडी के पार्ट्स से और उसको लिवर और किडनी में लेके आता है ताकि उसका डिस्पोजल हो सके, वेस्ट का मैनेजमेंट हो सके। ब्लड और मसल दोनों एग्जाम्पल हैं एनिमल टिश्यूज के। फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम एनिमल टिश्यूज को डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइप्स में। पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा टाइप है मस्कुलर टिश्यू, एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। सो एनिमल टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट्स, इस चीज को हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आपके सामने एक फ्लो चार्ट है स्टूडेंट्स, जहाँ पे एनिमल टिश्यूज की क्लासिफिकेशन समझाई गई है। मैं आपको ज़्यादा एक साथ करने की सलाह नहीं दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग बनाता है, और एपिथेलियल टिश्यू के आगे टाइप्स भी होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड यानी उसके ऊपर छोटे छोटे बालों की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो होता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, या जिसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहा जा सकता है। तो पहले हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी की जो क्लासिफिकेशन है अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ एपिथेलियल पे ही अपना ध्यान रखेंगे। तो पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल्स के अंदर, उसको एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। एपिथेलियल टिश्यू ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स की बाहरी कवरिंग, आउटर कवरिंग बनाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल टिश्यू ज़्यादातर ऑर्गन्स और कैविटीज़ को कवर करता है हमारी बॉडी में। ये बॉडी के सिस्टम्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। जैसे स्टमक को लीवर से सेपरेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। कैसे करता है? ऑर्गन्स की जो बाहरी लाइनिंग बनी होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जिससे हमें हर टिश्यू का, हर ऑर्गन का अलग अलग पता चलता है। स्किन, माउथ की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, लंग के अंदर पाई जाने वाले छोटे छोटे गुब्बारों की तरह की स्ट्रक्चर्स, एल्वियोली बोला जाता है जिनको, और किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज टाइटली पैक्ड होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपको डिफ्रेंशिएट करने में और फीचर्स बताने में हेल्प करती हैं, और बहुत से बच्चे इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू टाइटली पैक्ड होता है, कंटिन्यूस शीट बनाता है। कंटिन्यूस शीट का मतलब कहीं भी कोई गैप नहीं रहता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टिश्यू प्रोटेक्टिव फंक्शन करता हो वो कंटिन्यूस शीट्स ही बनाएगा, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस के लिए जगह नहीं होती। इनके पास एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है,
और इंटरसेल्युलर स्पेस ना के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था लिग्निन के बारे में, इसी तरह का एक सीमेंटिंग मटेरियल एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में भी पाया जाता है। एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियल। हमारी बॉडी के अंदर जाने वाली कोई भी चीज, बाहर आने वाली किसी भी चीज को कम से कम एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर से तो गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो उनकी परमिएबिलिटी कंट्रोल करती है कि मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स का एक्सचेंज अलाउ करना चाहिए और कौन से मटेरियल्स का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए हमारे बॉडी पार्ट्स से। देखिए परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी लेयर अपनी परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि वो किन सब्सटेंसेस को क्रॉस करने देती है अपने आर पार और किन को क्रॉस नहीं करने देती। तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं जिनकी परमिएबिलिटीज अलग अलग होती हैं और वो कंट्रोल करते हैं, इसी परमिएबिलिटी को एडजस्ट करके वो कंट्रोल करते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस उन ऑर्गन्स या उन टिश्यूज के अंदर जाएंगे और कौन से सब्सटेंसेस उन टिश्यूज या उन ऑर्गन्स से बाहर आ पाएंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू की परमिएबिलिटी काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, चाहे टाइप कोई भी हो, सारे एपिथेलियल टिश्यूज में एक अंडरलाइंग टिश्यू होता है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये ब्लू कलर की जो नीचे आपको नजर आ रही है, ये ब्लू कलर की मेम्ब्रेन जो आपको नीचे नजर आ रही है, नीचे की तरफ नजर आ रही है, ये वाली, और यहाँ भी देखेंगे आप, इसमें भी नजर आ रही होगी आपको, स्ट्रेटिफाइड में भी, क्यूबॉइडल में भी, कॉलमनर में भी। तो चाहे कोई भी एपिथेलियल टिश्यू का टाइप हो, एक अंडरलाइंग टिश्यू जरूर होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होती है। अलग अलग तरह के एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है और उनके फंक्शंस भी एक दूसरे से कुछ हद तक अलग अलग होते हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स या लंग एल्वियोली के अंदर जहाँ पे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन बहुत एफिशिएंटली होना चाहिए, वहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। वहाँ पे एक सिंपल और फ्लैट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए, ये सिंपल स्क्वैमस, ये देखिए बहुत पतली सी लेयर है, बहुत पतली सी लेयर है, एक ही सेल थिक होती है ये लेयर, काफ़ी पतली, काफ़ी डेलिकेट लेयर होती है, ठीक है, और सरफेस एरिया को बढ़ाती है ये। और इसका एक लेयर, इसका इतना पतला होना ज़रूरी क्यों है, इतना फ्लैट होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में या फिर लंग एल्वियोली में, सॉरी लंग एल्वियोली में सब्सटेंसेस को सिक्रीट या एब्जॉर्ब करना होता है। अगर एपिथेलियल टिश्यू मोटा होगा तो सब्सटेंसेस को सिक्रीट या एब्जॉर्ब करने में, रिलीज या एब्जॉर्ब करने में दिक्कतें आएंगी। इसलिए इन जगहों पे एपिथेलियल टिश्यू का डेलिकेट और कम थिकनेस वाला होना जरूरी होता है। तो हमने पहला टाइप डिस्कस किया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू थिन फ्लैट होता है, काफ़ी डेलिकेट लाइनिंग बनाता है। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस होती है फूड पाइप जिससे हम खाने को अंदर डालते हैं, और माउथ की लाइनिंग, माउथ की बाहर वाली लाइनिंग, ये स्क्वैमस एपिथेलियल से ही बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं स्किन की। स्किन जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियल से बनी होती है, लेकिन स्किन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं। इसके अंदर एक ही लेयर है, लेकिन ये नीचे देखिए बहुत सारी लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है, कई सारी लेयर्स होती हैं। तो हमारी स्किन जिससे बनी होती है उसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्ट्रेटा बने होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर बनी होती है, इसलिए ये क्या होता है, दूसरे वाला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो दो तरह के टिश्यूज हमने पढ़ लिए हैं एपिथेलियल में। पहला हमने पढ़ा था सिंपल स्क्वैमस, दूसरा हमने पढ़ा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। जहां पे भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होता है, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन्स की इनर लाइनिंग में, वहां पे टॉल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। टॉल मतलब उनकी लंबाई ज्यादा होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो सेल्स है ना स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ी है सेल्स, ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब इनकी जो मोटाई है वो कम है और इनकी जो लेंथ है, एरिया है, वो ज्यादा है। लेकिन अब की बार हम पढ़ेंगे टॉल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। कॉलम शेप के होते हैं वो। किस शेप के होते हैं? कॉलम शेप के होते हैं। देखिए ये कॉलम शेप के हैं, नीचे वाले जो हैं, ऊपर वाले सीलिएटेड को मत देखिएगा आप, नीचे वाले कॉलम शेप की सेल्स होती हैं, इस शेप की सेल्स होती हैं जो काफ़ी टॉल सेल्स होती हैं, ऐसे काफ़ी टॉल सेल्स होती हैं। तो उस टिश्यू को कहा जाता है कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। दिस टिश्यू इज कॉल्ड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और ये सब्सटेंसेस को के मूवमेंट में हेल्प करता है एपिथेलियल बैरियर के आर पार। एपिथेलियल बैरियर यानी एपिथेलियल टिश्यू के आर पार सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब या सिक्रीट करने में हेल्प करता है।
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जहाँ से हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रास्ते में कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर सीलिया, छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे सीलिया या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, ये सीलिया मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट की वजह से म्यूकस हमारे नाक के अंदर आपको कई बार जैसे छींकते वक्त बाहर निकल आता है, उसको म्यूकस कहते हैं। ठीक है, जुकाम के वक्त उसको साफ करना पड़ता है, वो म्यूकस होता है। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस एक लेयर बना लेता है सीलिया के ऊपर, और ये म्यूकस क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ अंदर जाने वाले डस्ट पार्टिकल्स को, अनवांटेड पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। इसीलिए हमारे अंदर जो जाती है, लंग्स के अंदर तो जाती है, वो फिल्टर्ड एयर जाती है, डस्ट डर्ट वगैरह वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो हमने पढ़ा था सिंपल स्क्वैमस, दूसरा हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तीसरा हमने पढ़ा कोलमनर और सिलिएटेड कोलमनर। ठीक है, कोलमनर और सिलिएटेड कोलमनर पढ़े हमने यहाँ पे। आगे आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए, ये दिखा रखा है आपके सामने, दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में क्यूब शेप की सेल्स होती हैं। क्यूब का आपको सबको पता ही होगा, क्यूब शेप की सेल्स होती हैं जो कि किडनी ट्यूब्यूल्स में, और सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, आपके मुंह के अंदर जो सलीवा निकलता है, जो लार निकलता है, वो सेलिवरी ग्लैंड्स की वजह से निकलता है। ठीक है, ये टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हो गया आपका। अब लास्ट जो टाइप है दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो अक्सर कई बार एडिशनल स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं। एडिशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब जो उनका काम होता है उसके अलावा वो कोई स्पेशल काम करने लगते हैं। जैसे कि एक एपिथेलियल टिश्यू ऐसा है जो सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना, अपने अंदर सब्सटेंसेस बनाता है और फिर उनको सिक्रीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह की टिश्यू को ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। ये हमारे शरीर की ग्लैंड्स बनाता है, और इस ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बनते वक्त एपिथेलियल टिश्यू की लेयर्स फोल्ड हो जाती हैं और एक जो पहले बाकी तरह के जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है, ये वो सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं, तो वो बनता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट्स, बाकी सारे एपिथेलियल टिश्यूज के मुकाबले ग्लैंडुलर का फंक्शन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, ये एडिशनली स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू है। तो स्टूडेंट्स, ये था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आगे हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसको हम अपने चार्ट से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू बताया गया है। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, देखिए ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन, ये सारे टाइप्स हैं। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। और कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे लिगामेंट और टेंडन में डिफरेंसेस पूछ लेते हैं बहुत बार बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस पूछ लेते हैं, बहुत बार इनका फीचर्स पूछ लेते हैं, बहुत बार इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू है आसान, लेकिन क्योंकि इसके पार्ट्स ज़्यादा हैं इसलिए बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग पहले इसको समझेंगे और उसके बाद इसको रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर पे दोबारा, शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि नाम से पता चलता है कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव यानी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ता कैसे है वो मैं आप समझाऊंगा आपको। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बह सकता है। इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जा रहा है? कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सब्सटेंसेस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, यानी दो बॉडी पार्ट्स के बीच में जुड़ाव का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो लूजली स्पेस्ड होती हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, इस तरह की चीज़ें आप याद रखिएगा। एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स टाइटली पैक्ड होती हैं, जबकि कनेक्टिव टिश्यू की लूजली स्पेस्ड होती हैं। और इनके अंदर एक इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक उसमें पानी लिया, एक कटोरे में पानी लिया और उसके अंदर बहुत सारे जो हैं चने या राजमा या दालें वगैरह डाल दी उसके अंदर, तो जो पानी होगा वो तो कहलाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, पानी होगा जो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। और जो बाकी चीज़ें आपने उसके अंदर डाली हैं, राजमा, चावल या जो भी चीज़ें उसके अंदर डाली हैं, वो कहलाएंगी सेल्स। तो एक मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर जो होती हैं वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो मैट्रिक्स का बात यहाँ पे किया गया है, ये मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस और रिजिड भी हो सकता है। जैसे ब्लड की बात करें, ब्लड के पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। बोन की बात करें तो बोन के पास हार्ड एंड रिजिड मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स कई तरह का हो सकता है, लेकिन होता ज़रूर है कनेक्टिव टिश्यूज़ में।
मैट्रिक्स के नेचर से ही ये पता चलता है कि वो टिश्यू कैसा होगा और उसका फंक्शन क्या होगा। जैसे ब्लड का मैट्रिक्स लिक्विड होना ज़रूरी है क्योंकि ब्लड फ्लो करके ही अपना फंक्शन कर सकता है, एक जगह रह के फंक्शन नहीं कर सकता। बोन के मैट्रिक्स का हार्ड होना ही ज़रूरी है क्योंकि बोन हार्ड होके ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, एंकर कर सकता है हमारे मसल्स को, वरना नहीं कर पाएगा। तो मैट्रिक्स का नेचर डिपेंड करता है उस टिश्यू के फंक्शन पे। देखिए ब्लड के पास फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लेटलेट्स, यानी ये ब्लड सेल्स हैं। 3 तरह की ब्लड सेल्स ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसके अंदर प्रोटीन्स, सॉल्ट्स और हार्मोन्स घुले होते हैं। ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी पार्ट्स में, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी पार्ट से इकट्ठा करके लेके आता है और उनको शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। तो ये था पहला कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड। ये पहला कनेक्टिव टिश्यू था जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। यहाँ पे आपको साइड में जो है टाइप्स दिखा रखे हैं। ए पार्ट में ब्लड के वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के जो हैं वो टाइप्स आपको दिखा रखे हैं। आगे आता है अगला कनेक्टिव टिश्यू आता है बोन। बोन एक और कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क यानी ढांचा बनाता है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का, ठीक है। ये मसल्स को एंकर करता है। मसल्स को एंकर करने का मतलब मसल्स इसी बोन्स के ऊपर ही अटैच्ड होती हैं और मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको हिलने डुलने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, मेन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारे हार्ट और लंग्स के ऊपर रिब केज प्रेजेंट होता है जो अंदर के डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, लचीला नहीं होता। बोन सेल्स के पास एक हार्ड मैट्रिक्स होती है और इनकी मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बनी होती है। तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ से मल्टीपल चॉइस बना देते हैं कि एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू बताइए जिसकी हार्ड मैट्रिक्स होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। अगला कनेक्टिव टिश्यू आता है आपके पास लिगामेंट। दो बोन्स को आपस में जोड़ने का जो कनेक्टिव टिश्यू काम करता है उसको लिगामेंट कहा जाता है। ये टिश्यू काफ़ी इलास्टिक होता है। इलास्टिक यानी काफ़ी लचीला होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी खींचता है ये, ठीक है। इसके पास काफ़ी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, काफ़ी मजबूत होता है ये। लिगामेंट्स के पास मैट्रिक्स काफ़ी कम होती है और बोन्स को आपस में ज्वाइन करता है। अगला कनेक्टिव टिश्यू आता है आपके पास टेंडन्स। टेंडन्स मसल्स और बोन्स के बीच में पाया जाता है, यानी ये मसल से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। टेंडन्स फाइब्रस टिश्यू होता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। अब टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंसेस पूछ लेते हैं बहुत बार। तो डिफरेंसेस क्या आएंगे, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है और जो टेंडन है वो मसल टू बोन कनेक्ट करता है। लिगामेंट काफ़ी इलास्टिक होता है जबकि लिगामेंट जो होता है वो काफ़ी इलास्टिक होता है, टेंडन में इतनी इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। जो टेंडन है वो फाइब्रस टिश्यू होता है जबकि लिगामेंट नॉन फाइब्रस टिश्यू होता है। एक और कनेक्टिव टिश्यू अगले पे हम आते हैं, दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, आपके कान के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज कार्टिलेज। आप बाहर से अगर आप कान को तरोड़ोगे मरोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक हार्ड एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू है जो क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज की सेल्स के बीच में स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके पास भी सॉलिड मैट्रिक्स होती है बोन्स की तरह, प्रोटीन्स और शुगर से बनी हुई इसके पास सॉलिड मैट्रिक्स होती है। कार्टिलेज बोन जॉइंट्स के ऊपर पाई जाती है। बोन के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कचर कचर आवाज़ आती है अगर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती तो। जैसे कई बार दरवाज़ों के जो हिंजेस होते हैं उनमें से आवाज़ आती है ना तेल ना देने पे, वैसी आवाज़ आती है। तो ये कार्टिलेज जो होती है ये जॉइंट से प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कार्टिलेज हमारी नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया यानी सांस लेने वाली पाइप, विंड पाइप में, और लैरिंक्स जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर भी पाई जाती हैं। ईयर्स की कार्टिलेज को हम फोल्ड कर सकते हैं लेकिन हमारे आर्म्स के अंदर पाई जाने वाली हड्डियों को हम फोल्ड नहीं कर सकते। यही डिफरेंसेस है दोनों में। जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है कार्टिलेज टिश्यूज़ में लेकिन उसमें कार्टिलेज बोन में नहीं होती। तो बोन और कार्टिलेज में ही फ़र्क पूछ सकते हैं। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, बोन नहीं होती है। जो मैट्रिक्स होता है, बोन का मैट्रिक्स कैल्शियम फॉस्फोरस से बना होता है जबकि इसका जो मैट्रिक्स है वो शुगर्स और प्रोटीन से बना होता है। अगली आप इसमें लोकेशन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लोकेशन आपको दोनों में दे रखी है। अगला कनेक्टिव टिश्यू आता है दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि स्किन और मसल्स के बीच में भी पाया जाता है
ब्लड वेसल्स के आसपास भी पाया जाता है, नर्व्स में भी पाया जाता है और बोन मैरो में भी पाया जाता है। अलग अलग जगहों पे पाया जाता है ये, और काफ़ी वेरिड लोकेशंस हैं इसकी। ठीक है, ये ऑर्गन्स के बीच के स्पेस को फिल करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, चोट नहीं लगने देता, और अगर टिश्यूज डैमेज हो जाए तो उनके रिपेयर में भी हेल्प करता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके फीचर्स को लर्न कीजिएगा। अगला टिश्यू है फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, जो कि स्किन के नीचे पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी पाया जाता है। इस टिश्यू के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये फैट्स को स्टोर करता है। ये इंसुलेटर का भी काम करता है। इंसुलेटर यानी जो जानवर ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, उनके स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू की काफ़ी मोटी लेयर पाई जाती है, जिसको कई बार ब्लबर भी कहा जाता है, और वो उनके शरीर की हीट को बाहर नहीं निकलने देती, ठंड से उनकी रक्षा करती है। तो ये इंसुलेटर का काम भी करती है। अगला आता है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, तो हम इसी में डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू के अंदर लंबी लंबी सेल्स होती हैं, जिनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। ये टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे मसल सेल्स के अंदर स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है। ये प्रोटीन्स की वजह से ही हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, सिकुड़ती और फैलती हैं, और इसी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं वो मूवमेंट कर पाती हैं। तो यहाँ डायग्राम दिखा रखा है आपको। सबसे पहला जो डायग्राम है ये स्ट्रेटेड मसल्स का है, दूसरा जो डायग्राम है ये स्मूथ मसल्स का है, और तीसरा डायग्राम कार्डियक मसल्स का है। तो मस्कुलर टिश्यू 3 तरह का होता है। पहला तो हो गया हमारा स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। तो तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेड के बारे में। देखिए, कुछ मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, जैसे हमारे हाथों के अंदर और पैरों के अंदर, लिम्स हाथ और पैरों को कहा जाता है। हाथों और पैरों के अंदर जो मसल्स होती हैं वो हम अपनी मर्जी से मूव करवाते हैं। किस डायरेक्शन में कैसे मूवमेंट करवाएंगे वो हमारे ऊपर होता है। इस तरह की मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से किए जाने वाला काम। इस तरह की मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बोन्स से अटैच्ड होती हैं, बोन्स से अटैच होकर बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अगर इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो इन मसल्स के अंदर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, एक डार्क बैंड फिर एक लाइट बैंड, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक लाइट बैंड फिर एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड फिर एक डार्क बैंड, यानी स्ट्रेशंस पाई जाती हैं इसके ऊपर, लेयर्स पाई जाती हैं इसके ऊपर। ठीक है, जब इसको प्रॉपरली स्टेन करके देखा जाता है तब ऐसा नज़र में आता है, इसीलिए इसको स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। तो आप स्ट्रेटेड मसल के स्टूडेंट्स 3 नाम हो गए हैं, एक तो स्ट्रेटेड, दूसरा स्केलेटल, तीसरा वॉलेंटरी। 3 नाम से स्ट्रेटेड मसल्स की, एक ही है ये, एक ही मस्कुलर टिश्यू के 3 नाम रखे गए हैं। वॉलेंटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको हम अपनी मर्जी से मूव करवाते हैं। स्केलेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बोन्स से जॉइंट होकर बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, और स्ट्रेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेशंस पाई जाती हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स पाई जाती हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स पाई जाती हैं। ये जो मसल्स होती हैं इसकी सेल्स लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये 4 वर्ड्स। कौन से 4 वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक ही सेल के अंदर। ठीक है, अगला टाइप आता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो हमारी मूवमेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेशन के लिए खाना जहाँ जहाँ से गुजरता है उन सारे बॉडी पार्ट्स को मिला के, बॉडी ऑर्गन्स को मिला के एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। जैसे हमारे माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इन सबको मिला के एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड की मूवमेंट होती है, ब्लड वेसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती हैं, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट करवाती हैं वो कौन सी मसल्स करवाती हैं? स्मूथ मसल्स करवाती हैं। इनको इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। ठीक है, जैसे हमारी आंखों के आइरिस के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। यूरेटर्स के अंदर जो पाई जाती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। लंग्स के ब्रोंकाई के अंदर जो पाई जाती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, अब इसकी सेल्स के बारे में पढ़िएगा। लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स, टेपरिंग एंड्स होते हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स होते हैं। स्पिंडल शेप की होती है इसकी सेल्स। यूनिन्यूक्लिएट होती है, यानी एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल के अंदर। इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। ध्यान, जाहिर सी बात है। तो आपको यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। इसमें स्ट्रेशंस होती हैं, इसमें स्ट्रेशंस नहीं होती हैं। इसमें लॉन्ग और सिलेंड्रिकल
टिश्यू है ये, जबकि ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स पाई जाती हैं इसके अंदर। ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है और ये यूनी न्यूक्लिएट होता है। ये हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं इसको, वॉलेंट्री सेल्स होती हैं और ये इनवॉलेंट्री सेल्स होती हैं। आगे हमारा लास्ट टाइप आता है कार्डियक मसल, जो कि हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। हार्ट के अंदर जो मसल्स हार्ट बीट करवाती हैं, दिल को धड़काती हैं, रिदमिक यानी लय के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं पूरी जिंदगी के दौरान, इन इनवॉलेंट्री मसल्स को कहा जाता है कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल्स जो होती हैं सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, सिलेंडर शेप की होती हैं, ब्रांचेस पाई जाती हैं, देखिए ब्रांचेस पाई जाती हैं और एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल के अंदर। अगला आता है स्टूडेंट्स आपका नर्वस टिश्यू, इसकी आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। देखिए हमारी बॉडी स्टिमुलस के लिए रिस्पोंड कर सकती है, स्टिमुलस यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी होता है हम उसके प्रति रिस्पोंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैठे हैं, पीछे से कोई आवाज़ आती है, एकदम से आपकी गर्दन घूमती है, आप सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप टीवी देख के चीज़ों को समझते हैं, अपने ब्रेन में उसको स्टोर करते हैं चीज़ों को। तो ये सारे स्टिमुलस को रिस्पोंड करना, यानी हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम रिस्पोंड करते हैं। जैसे ये एबिलिटी आपके घर की चेयर के अंदर नहीं होती। टीवी चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, शेर की आवाज़ आ रही है, कोई बुला रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है, खाना रखा हुआ है, इन सारी चीज़ों के लिए चेयर जैसी चीज़ें कोई रिएक्शन नहीं कर सकती, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती। लेकिन आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टिमुलस को ऑब्टेन करता है और रिएक्ट भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। जो नर्वस टिश्यू की सेल्स होती हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, ये स्टिमुलस को ऑब्टेन करती हैं, स्टिमुलस को ट्रांसमिट करती हैं हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। जैसे कि ब्रेन हमारा नर्वस टिश्यू से बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू से बनी होती है, और नर्व्स का एक नेटवर्क फैला हुआ है हमारी पूरी बॉडी में, जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। तो ये जो सारा नेटवर्क फैला हुआ है, बोन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी के अंदर बिछा हुआ नर्व्स का जाल, ये सारा नर्वस टिश्यू से ही बना हुआ है, ठीक है। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनको नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन का डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए, दिस इज व्हाट अ न्यूरॉन लुक्स लाइक, ठीक है। न्यूरॉन जो होती है उसके पास एक सेल बॉडी होती है, इस वाले पार्ट को सेल बॉडी कहा जाता है बच्चों, इस पार्ट को सेल बॉडी कहा जाता है, ठीक है। इस सेल बॉडी के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स या डेंड्रोन्स कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक लॉन्ग पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है, इसको कहा जाता है एक्सोन। एक्सोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट होती है जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है। और ये लास्ट पार्ट है नर्व एंडिंग, जो कि अगले न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसफर करती है, ठीक है। हर एक न्यूरॉन के पास एक्सोन होती है, ब्रांच्ड पार्ट्स होते हैं जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, और न्यूरॉन जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है एक सेल। और कई न्यूरॉन्स, कई नर्व फाइबर्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। यानी इस तरह की कई सारी न्यूरॉन्स, कई सारी नर्व्स आपस में जुड़ के नर्वस टिश्यू बनाते हैं। जो सिग्नल, जो मैसेज इनके अंदर फ्लो करता है उसको कहा जाता है नर्व इंपल्स। ब्रेन से जो आया है, ब्रेन तक जो जाएगा, ठीक है, उसको नर्व इंपल्स कहा जाता है, उस मैसेज को। नर्व इंपल्सेस की वजह से ही हमारा ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर पाता है, हमारी मसल्स को मूव करवाता है जब भी हमारा ब्रेन चाहता है तब, ठीक है। तो नर्व्स की, मसल सेल्स की इसी तरह की एक कॉम्बिनेशन काम करती है जिसकी वजह से ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है हमारी। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका यहाँ तक खत्म